नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आपको रोज खबर बेबाक में सिंपल सीधी खबरों का विश्लेषण बताता हूं। और आज की सबसे बड़ी और सिंपल सीधी खबर यह है कि दोनों पक्ष जिस अंदाज में 2023 की तैयारी छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, आगे कौन है। ये एक बहस भी है, ये एक सवाल भी है। बहस इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी में गजब की तेजी दिखाई पड़ रही है। 10 दिन के भीतर अमित शाह साहब 2 बार दौरे कर जाते हैं। जब वो नाइट स्टे करते हैं, यहाँ रात रुकते हैं, तो रात में ऐसा कहा जाता है कि सुबह 5 बजे तक बैठकों का चिंतन का दौर चला। और इन बैठकों में बहुत कुछ तय हो गया और उसका असर प्रधानमंत्री जी का जो कुछ घंटों के बाद उनका दौरा था, एक दिन के बाद में, उसके बाद फौरन वो समितियां सामने शक्ल दिखने लगी उनकी कि कौन क्या बनने वाला है। देखिए, चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी घोषित कर चुकी है। इसके साथ साथ चुनावी घोषणा पत्र की जिम्मेदारी ये तय हो चुकी है। और अब चूंकि विपक्ष में यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बुरी तरह से पिछली बार जनता ने इन्हें कम सीटों के साथ में विपक्ष में जिम्मेदारी दी और इतनी कम सीटों का इतिहास पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का स्टेट में होना, ये अपने आप में एक सवाल बनकर उभरा था। तो अब की बार विपक्ष में रहते हुए बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की कि वो सरकार को घेरने के लिए एक आरोप पत्र लेकर आए। तो एक तरफ कांग्रेस को अपना मैनिफेस्टो रखना है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को अपना आरोप पत्र रखना है। और आरोप पत्र की जिम्मेदारी अजय चंद्राकर साहब को दी गई। पूर्व मंत्री हैं और कुरुद से लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे भारतीय जनता पार्टी का, वर्तमान में बड़े तेज तर्रार विधायक हैं। सबका विश्लेषण एक एक करके करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी अभी इस मामले में थोड़ा सा कम या पीछे दिखाई पड़ रही है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि सब चीज़ों पर फैसले तो हो चुके हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान के लिए भी फिलहाल दिल्ली की तरफ देखा जा रहा है। हालांकि 6 से 7 समितियां हैं चुनाव संचालन से जुड़ी हुई, जिनमें सभी नामों पर बात हो चुकी है, दिल्ली जाकर सहमति बन चुकी है। जो नाम उन समितियों में हैं वो नाम भी सामने आ चुके हैं। एक एक करके बहुत जल्दी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। जैसा हमने कहा कि शाह साहब के दौरे और प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी। इसके बाद में फिर घोषणा पत्र बना दी, घोषणा पत्र की समिति घोषित कर दी और इसमें जिम्मेदारी दी है सांसद विजय बघेल को। इनके साथ में 31 सदस्य हैं और उनमें कमोबेश एक एडजस्टमेंट दिखता है वर्गों का, समाजों का, एक एडजस्टमेंट दिखता है क्षेत्रों का और एक एडजस्टमेंट दिखता है जनता के बीच में लोगों की क्या राय इस पर। क्या और किस अंदाज में वो अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे तो तय नहीं, लेकिन इसमें भी ज़्यादातर सरकार के खिलाफ आरोप हो सकते हैं। एजेंडे तो स्वयं, जैसे हम पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी तय कर चुके हैं, भ्रष्टाचार का, धर्मांतरण का, विकास से जुड़े तमाम मुद्दों का, धान का, किसान का, शराबबंदी का, ये सारे मुद्दे रहेंगे। अब आते हैं उस आरोप पत्र समिति पर जो हाल ही में घोषित की गई। आरोप पत्र समिति भारतीय जनता पार्टी क्यों बना रही? आरोप पत्र कोई भी विपक्षी दल तब तैयार करता है जब उसे सत्ता में लौटना हो और सरकार के खिलाफ सो कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं कि ये मीडिया की देन है ये शब्द एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन सत्ता विरोधी अगर कोई लहर है तो उसको उभारने का काम ये आरोप पत्र करता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी कि आप जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे या शिकायतों के ऊपर बातचीत करें। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है फिलहाल अजय चंद्राकर को, जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, रमन कैबिनेट में कुरुद से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये शुरुआती दौर से अब तक बीजेपी की पूरी प्रदेश इकाई जब जिस समय शांत बताई जाती थी, उस समय सरकार पर खुलकर अटैक बोलते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि आज तक उनके अटैक जारी हैं और उन सारे तगड़े विषयों पर अटैक बोलते थे जिसे सरकार अपने सबसे बड़े अचीवमेंट के तौर पर छत्तीसगढ़ में पेश करती। मसलन आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में सरकार ने सबसे पहले जिन 2 योजनाओं को अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के तौर पर पेश किया था, उसमें नरवा गरवा घुरवा बारी था। और इसमें जिस अंदाज में गोबर की खरीदी शुरू की गई थी, प्रचारित किया गया था, इस पर उन्होंने एक सीधा कटाक्ष अजय चंद्राकर साहब ने किया था। राम जी को लेकर जितना काम सरकार करने का दावा करती है छत्तीसगढ़ में, उस पर उन्होंने अटैक किया हुआ है। उन्होंने कहा राम राज्य है तो फिर लोग मर क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अजय चंद्राकर को चुनने की वजह उनका तेज तर्रार आक्रामक रवैया है, इतना तय है। उनकी शैली चुभती है, उस पर एक बहस छिड़ जाती है प्रदेश में, ये एक वजह दिखाई पड़ती है। तो बीजेपी की आरोप पत्र समिति में अजय चंद्राकर संयोजक बनाए गए हैं, जबकि मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व मंत्री रहे प्रेम प्रकाश पांडे साहब, उनको भी इसमें जगह दी गई है। और यूथ के बीच में ओपी चौधरी, जो कि बड़ा अच्छा अध्ययन रखते हैं इतिहास का भी, और पहले आपको पता है कि आईएएस ऑफिसर रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर काम किया है, एक युवा फेस हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में दी जाएगी। बार बार इस तरह के कयास लगते हैं, तो उनको भी इसमें रखा है।
चंद्राकर को चुनने की वजह, जैसे हम कह रहे थे, गोबर खरीदी पर अटैक करना हो। जब रामायण महोत्सव हो रहा था रायगढ़ में, तब उन्होंने अरण्यकांड को लेकर कांग्रेस के लोगों को राक्षसी तक कह दिया था, उस पर एक बहस छिड़ दी थी। राम राज्य में लोग मर क्यों रहे हैं, ये कहकर के कटाक्ष किया था, जबकि कांग्रेस ने कहा था कि हम तो राम राज्य की स्थापना के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नाम बदलने वाला भी, वीआईपी रोड का नाम बदला था, उस पर भी उनका बयान आपने कुछ ही दिनों पहले देखा होगा। तो बट ऑब्वियस है, बड़ा स्वाभाविक है कि अजय चंद्राकर जिस एग्रेसिव तरीके से सरकार को घेरते हैं, उनका नाम रखा है। हालांकि कांग्रेस ने हर बार उनको जवाब दिया है, पलटवार किया है, लेकिन अब की बार इस आरोप पत्र के जवाब में कांग्रेस को अपनी घोषणा पत्र के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, इतना तय दिखाई पड़ता है। चुनाव प्रभारी ओम माथुर बनाए गए हैं, सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, जबकि सीनियर्स को सेट करते हुए तमाम लोगों को अब की बार कमेटियों में जगह दी गई। शाह साहब के दौरे के बाद अब की बार दो तीन चीजें दिख रही हैं कि सारे सीनियर्स को साइडलाइन कर दिया है। इस बात का जवाब बीजेपी ने देने की कोशिश की है, चाहे धर्मलाल कौशिक हो, चाहे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह हो, सबको बड़ी जिम्मेदारियां अलग अलग समितियों में देते हुए दिखाई पड़े। अब आते हैं जरा कांग्रेस पार्टी की तरफ। कांग्रेस पार्टी को अपना चुनावी घोषणा पत्र समिति जल्द से जल्द घोषित करना, और इसमें सबसे बड़ा नाम चल रहा अध्यक्ष के तौर पर वो था टीएस सिंहदेव साहब का। लेकिन टीएस सिंहदेव साहब ने जब उप मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली में सबको बुलाया गया था, तो दिल्ली में ही क्लियर कर दिया था कि मैं अब की बार अध्यक्ष नहीं बनूंगा। और उनके ऐसा क्लियर कर देने के बाद में क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार मैनिफेस्टो टर्निंग पॉइंट बना था, एक तो वो बात है। दूसरा एक सवाल उठा कि अब कौन इसकी कमान संभालेगा। तो मोहम्मद अकबर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर, कवर्धा से आते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जा रही कि वे अध्यक्ष के तौर पर ये जिम्मेदारी संभालेंगे। नाम तकरीबन तय है, लेकिन अब तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक किसी भी वक्त इसकी घोषणा कर दी जाए, उनके नाम का ऐलान कर दिया जाए। अब यह भी कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र समिति में अगर मोहम्मद अकबर का नाम नहीं होगा तो फिर आप बताएं किन किन का नाम हो सकता है। तो ऐसा बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के सामने, राहुल गांधी के सामने जिन जिन लोगों के नाम थे, उसमें मंत्री शिव कुमार डहरिया हैं, अमरजीत भगत हैं, ताम्रध्वज साहू हैं और सांसद दीपक बैज हैं। इनके नाम आपको घोषणा पत्र समिति में दिख सकते हैं अध्यक्ष के तौर पर भी, अगर मोहम्मद अकबर जी का नाम नहीं आता किसी कारणवश से तो। हालांकि उनका नाम तकरीबन तय है, घोषणा मात्र बाकी है। इसके अलावा 6 और समितियां हैं कांग्रेस की, जिनमें बताया जा रहा है कि चुनाव अभियान समिति, जिसको मुख्यमंत्री अब तक हमेशा लीड करते आए और वही उनके ही सानिध्य में पूरा चुनाव होना है। एक नाम डॉक्टर चरणदास महंत का भी इसमें लिया जा रहा है। पॉलिटिकल अफेयर्स में कुमारी शैलजा जो प्रदेश प्रभारी, उनका नाम लिया जा रहा है। प्रचार प्रसार समिति में मंत्री शिव डहरिया का नाम। चुनाव अनुशासन समिति में धनेन्द्र साहू जो वरिष्ठ विधायक हैं और पिछली बार उपेक्षा का शिकार बताए जाते थे, उनके नाम की बात की जा रही है। और चुनाव समन्वय समिति जो है, उसमें मंत्री ताम्रध्वज साहू की बात की जा रही है। लेकिन ये सारी समितियां जिनमें सारे नाम तय हैं, बातचीत हो चुकी है, इन सब के बाद भी अब तक इनका औपचारिक ऐलान क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है। तो इसका उत्तर जो हमको मिल रहा है सूत्रों से और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की चर्चा से, वो ये कि सबके नाम तय भी हैं, दिल्ली से ऑलरेडी पास हो चुके हैं, बस इनका औपचारिक ऐलान बचा हुआ है। एक सवाल छूट जाता है कि मंत्री टीएस सिंहदेव जो पिछली बार मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष थे, जनता के बीच जाकर चुन चुन के वो विषय और वायदे रखे थे जिससे कांग्रेस को जीत मिली, वो अब की बार इस कमेटी से किनारा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं सलाह तो दे सकता हूं लेकिन मैं एक्टिवली इसमें अध्यक्ष नहीं रहूंगा, बाकियों को मौका दें। उसकी वजह बताई जाती हैं दो। पहला, जो भी खींचतान या उनकी थोड़ी नाराजगी, निराशाएं रही हैं, एक उसको बताया जाता है। दूसरा ये भी माना जाता है कि कुछ अधूरी घोषणाएं से, बहुत सारी घोषणाएं पूरी की, में स्वयं कई बार ऑफिशियली कहते हैं, लेकिन कुछ जो बातें, वायदे पूरे नहीं हो पाए, जिसमें कर्मचारियों का नियमितीकरण, आवास का मुद्दा, केंद्रीय योजनाओं का अधूरा होना, इसको लेकर वे स्वयं अपने सरकार को कई बार असहज स्थिति में डाल चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है इन वजह से। हालांकि औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर जब उनसे सवाल पत्रकारों ने पूछा था, तो बीते दिनों उनका जवाब ये था कि ये जिम्मेदारी अब किसी और को दिया जाना चाहिए, वक्त कम बचा है, पिछली बार वक्त अच्छा था इसलिए हम तमाम लोगों के पास जा पाए, अब की बार वक्त कम है इसलिए बाकी लोगों को इसमें लगाना चाहिए, मैं परामर्श देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। तो पहला सवाल जो था कि चुनावी तैयारी में आगे कौन है, चुनावी तैयारी में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अभी इस समय एक कदम आगे दिखाई पड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी संभाग स्तरीय अपना सर्वे करवा लिया है, बूथ स्तरीय कमेटियों की मजबूती पर काम किया जा रहा है और विभिन्न समितियां तय हैं, किसी भी वक्त इनका ऐलान हो सकता है।
आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी बात ये कि पूरा वीडियो सुन करके ही आप अपनी कोई भी राय कायम किया कीजिए और उस पर कमेंट किया कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पाठक_पुनीत 78 इंस्टाग्राम आईडी। सिंपल सीधी खबर जानने के लिए इस पर ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद, नमस्कार।